नमस्कार, मेरा नाम है अन्विका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो यह केवल एक समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन 112 है। आज 26 दिसंबर दिन गुरुवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। दिव्यांग को 3 बार 30 किलोमीटर दूर से बुलाया, बोला हाथ पैर छिल जाते हैं, कोई नहीं सुन रहा है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, भजन पर हंगामा, गायिका को माफी मांगनी। बीपीएससी कैंडिडेट से मिलने पहुंचे पीके। मांझी बोले एनडीए के संपर्क में आरजेडी के 12 नेता। प्रगति यात्रा पर सीतामढ़ी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। शेखपुरा जिले के किशनपुर गांव के सौरभ कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने अगस्त 2024 में तालाब में डूबती 3 बच्चियों की जान बचाई, जिससे उनकी बहादुरी सभी के लिए प्रेरणा बन गई। सौरभ का परिवार बेहद गरीब है और वे सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों ने उनकी सराहना की है और उन्हें और सम्मान देने की मांग की है। यह साहसिक कार्य सौरभ को हमेशा यादगार बनाएगा। भागलपुर के 80% दिव्यांग धीरज कुमार ने बैटरी चालित ट्राई साइकिल के लिए 3 बार 30 किलोमीटर की यात्रा की, लेकिन उनकी मांग अनसुनी रह गई। पैदल यात्रा से उनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ गई और उन्हें गंभीर तकलीफों का सामना करना पड़ा। सरकार की योजनाओं के बावजूद उनके आवेदन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया जारी है, लेकिन धीरज की स्थिति प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है। इस मामले ने दिव्यांगों के लिए सहायता प्रणाली में सुधार की आवश्यकता उजागर की है। मुजफ्फरपुर में एक वीडियो में पति संजय राय द्वारा पत्नी पूजा कुमारी को घर से धक्का देकर बाहर निकालने की घटना सामने आई है। 2013 में शादी के बाद से दोनों के बीच विवाद चल रहा है और पिछले 6 सालों से तलाक का मामला अदालत में लंबित है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूजा के पिता ने न्याय की मांग की है और यह घटना समाज में महिला अधिकारों और घरेलू हिंसा के मुद्दों पर सवाल उठाती है। समाज और प्रशासन से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों की आवश्यकता है। पटना में मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी गायिका देवी द्वारा गाए भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पर हंगामा हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में भजन के दौरान जय श्री राम के नारे लगने लगे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। गायिका ने माफी मांगते हुए जय श्री राम का नारा भी लगाया। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने इसे चिंताजनक बताते हुए गांधी जी के संदेश को याद रखने की बात कही। यह घटना समाज में धर्म और संस्कृति के आपसी संबंधों की जटिलताओं को रेखांकित करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तहत सीतामढ़ी का दौरा कर रीगा चीनी मिल और पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। बंद पड़ी रीगा चीनी मिल को फिर से चालू कर किसानों को रोजगार और आर्थिक लाभ देने की दिशा में कदम उठाया गया। पंचायत सरकार भवन स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों को सुगम बनाएगा। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रशासनिक सुधार और जन कल्याण पर जोर दिया। इस यात्रा ने क्षेत्रीय विकास और जनता के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीदें बढ़ाई हैं। गोल्डी कुमारी 16 वर्षीय दिव्यांग खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया। रेल हादसे में बचपन में बायां हाथ खोने और मां को खोने के बावजूद गोल्डी ने कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाया। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाली गोल्डी की यात्रा 8वीं कक्षा से शुरू हुई, जहां उसने सामान्य छात्रों को भी हराया। उसकी नानी और दादी ने उसे हर कदम पर सहारा दिया। गोल्डी का जीवन संघर्ष और सफलता की मिसाल है, जो लाखों लोगों को प्रेरित करता है। काकटिहार में महापौर उषा देवी अग्रवाल और विधायक तारकिशोर प्रसाद ने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और नाला निर्माण का शिलान्यास किया। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना और जल निकासी की समस्याओं को हल करना है। स्थानीय निवासियों और नेताओं ने इसे विकास का सकारात्मक कदम बताया, जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा। महापौर ने कार्यों को तेजी से पूरा करने का आश्वासन दिया। इस पहल से काकटिहार को बेहतर बुनियादी सुविधाएं और सौंदर्यीकरण मिलेगा। गोपालगंज में नए साल पर शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने व्यापक अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीमों का गठन कर संवेदनशील स्थानों पर निगरानी और छापेमारी तेज कर दी है। कई तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपील की है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल सके। यह अभियान तस्करी रोकने और क्षेत्र में सुरक्षा व स्वास्थ्य सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार के यश ने अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ये पहली बार है जब किसी बिहारी खिलाड़ी ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। यश ने अपनी जीत को मेहनत, परिवार और शुभचिंतकों के समर्थन का परिणाम बताया। उनकी सफलता युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है, जो खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना चाहते हैं। यश की उपलब्धि ने भारतीय खेलों में नई उम्मीद जगाई और देश का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन किया है। दरभंगा में पंचायत सरकार भवन का निर्माण ठेकेदार की मिट्टी आपूर्ति में अनियमितताओं के कारण ठप हो गया है। स्थानीय निवासियों ने ठेकेदार पर गांव की उर्वरक, मिट्टी बेचने और निर्माण मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिससे भूख हड़ताल शुरू की गई। सीईओ की चुप्पी और प्रशासनिक निष्क्रियता ने लोगों के असंतोष को बढ़ा दिया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर कार्रवाई और मिट्टी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मांग की है। यह घटना विकास कार्यों में पारदर्शिता और प्रशासनिक संवेदनशीलता की आवश्यकता को उजागर करती है। राबड़ी देवी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें माताओं और बहनों को 2500 रुपए की मासिक सहायता,
बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपए करने और सभी को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। इन घोषणाओं का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने पर उनका स्वागत करने की बात कही। ये घोषणाएं चुनावी रणनीति का हिस्सा हैं। इस प्रकार यह कदम राज्य में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का संकेत है। सासाराम के मोची टोला इलाके में दिन दहाड़े 10 राउंड फायरिंग हुई जब बदमाश मोहम्मद अजीम से उनके भाई की हत्या के मामले को वापस लेने की धमकी देने पहुंचे। अजीम के मना करने पर बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बदमाश पिस्टल के साथ सड़क पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जांचने और प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाला है। बिहार के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने हाल ही में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में बाढ़ की स्थिति पर तंज करते हुए पूछा, क्या जिला बन गया? उनका यह बयान विकास कार्यों की कमी पर सवाल उठाता है। ललन सिंह ने नीतीश सरकार की योजनाओं की सराहना की और विपक्ष पर केवल आलोचना करने का आरोप लगाया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह था और पार्टी ने नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। उनका बयान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विकास की कमी पर ध्यान आकर्षित करता है, जो आगामी चुनावों में प्रभाव डाल सकता है। बक्सर के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी दीपक बरनवाल पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोप लगे हैं, जब कर्मचारियों ने रैयतों से नजराना वसूली के आदेश देने का आरोप लगाया। विधायक विश्वनाथ राम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बरनवाल को फटकार लगाई और जांच का आश्वासन दिया। हालांकि दीपक बरनवाल ने इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि यह उनकी हाजिरी काटे जाने के कारण किया गया षड्यंत्र है। स्थानीय प्रशासन को इस मामले की पारदर्शिता से जांच करनी चाहिए ताकि सार्वजनिक विश्वास को बहाल किया जा सके। गोपालगंज में माले नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पीड़ितों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। उनका आरोप है कि पुलिस की ज्यादतियों के कारण ग्रामीण दहशत में हैं और उनके जीवन में असुरक्षा बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुआवजा पीड़ितों का आत्मविश्वास बहाल करने में मदद करेगा और सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से मिलकर से कार्रवाई करनी चाहिए। यह विरोध प्रदर्शन न केवल मुआवजे की मांग बल्कि पुलिस की कार्यशैली और ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिहार में बीपीएससी कैंडिडेट्स के बीच प्रशांत किशोर का दौरा हाल ही में चर्चा का विषय बना, जब उन्होंने अभ्यर्थियों से बात करने के बाद तुरंत लौटने का निर्णय लिया। अभ्यर्थियों ने उन्हें रोकते हुए अपनी समस्याओं और अनियमितताओं के बारे में चर्चा करने की मांग की, लेकिन पीके ने उनका ध्यान नहीं दिया। कैंडिडेट्स ने इसका विरोध किया, जो बीपीएससी परीक्षा के दौरान हुई अनियमितताओं और कड़ी कार्रवाई से परेशान थे। ये घटना दर्शाती है कि राजनीतिज्ञों को युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से लेकर उनका समर्थन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के करीब 12 नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संपर्क में हैं और पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है। उन्होंने राजद नेताओं पर आरोप लगाया कि उनके पास कोई स्पष्ट मुद्दा नहीं है और इसलिए वे निराधार बयानों का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस ने मांझी के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अपने विधायकों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, जबकि राजद ने इसे राजनीतिक खेल और भ्रम फैलाने की कोशिश माना। यह राजनीतिक बयान आगामी चुनावों की रणनीतियों को दर्शाते हैं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार की सियासत में खेला संभव है और यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से लौटना चाहें तो उनका स्वागत है। उन्होंने राजनीतिक दलों को मिलकर एक नई दिशा अपनाने की सलाह दी। भाजपा ने भाई वीरेंद्र के बयान का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी नहीं होगी और पार्टी अपराधियों को राज्य में जगह नहीं देगी। भाई वीरेंद्र ने यह संकेत दिया कि नीतीश कुमार के लिए राजद में दरवाजे खुले हैं, जिससे संभावित गठबंधन की दिशा में चर्चा तेज हो गई है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।